दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए पहला है हाब्स पैट्रियार्का, मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अरस्तु का पॉलिटिक्स और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि हाब्स की कृति पैट्रियार्का नहीं बल्कि लेवायथन है। और फ्रांस में हाब्स ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ लेवायथन लिखा था, जो कि 1651 में प्रकाशित हुआ था। इसके अंतर्गत हाब्स ने राजा के निरंकुश राजतंत्र को न्यायोचित ठहराने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, मिल, ग्रोशियस, रूसो या बोंदा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूसो। दोस्तों लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है और रूसो का मानना है कि सामाजिक अनुबंध से जिस राज्य की उद्भव होता है, जिस राज्य की उद्भावना होती है, सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है। इसलिए प्रभुसत्ता की सही सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में देखने को मिलती है और रूसो को संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आसान सा है, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया है। तो उत्तर है बेंथम ने। दोस्तों सुख दुख समाकलन या सुख दुख के गणना का जो पद्धति है उसका आविष्कार बेंथम के द्वारा किया गया है। बेंथम ने तीव्रता, स्थिरता, सामीप्य या दूरता, निश्चितता, उत्पादन, विस्तार, विशुद्धता आदि आधारों पर सुख दुख की कसौटियां बताई हैं और बेंथम के सुख दुख की गणना करने के इस सिद्धांत को राजदर्शन के इतिहास में हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी और अन्य संबंधी यानी आत्म संबंधी और पर संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है। तो उत्तर है जे एस मिल ने, ऑप्शन डी। दोस्तों जे एस मिल ने मानवीय कार्यों को दो भागों में बांटा है, एक स्वयं से संबंधित कार्य और दूसरा अन्य व्यक्तियों से संबंधित कार्य। स्वयं से संबंधित कार्य वो हैं जिसको व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करता है और इसका किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और दूसरा पर संबंधी कार्य हैं जो दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनको नियंत्रित करने के लिए राज्य और समाज द्वारा आवश्यक हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फांसीवाद ने राज्य को माना है क्या। एक आवश्यक बुराई, वर्ग विरोध की असमाधेयता का परिणाम और अभिव्यक्ति, व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति और परिवार और गांवों का एक ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो आप जान लीजिए फांसीवाद एक राष्ट्र, एक दल और एक नेता में विश्वास करता है। फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ था। इसके अनुसार राष्ट्र राज्य को आराध्य देव के रूप में प्रतिष्ठित कर व्यक्ति का सर्वस्व उसके चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फांसीवाद के अनुसार राज्य वर्ग विभेद की असाध्यता, असमाध्यता का परिणाम और अभिव्यक्ति है। तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फांसीवाद अधिक महत्व प्रदान करता है किसको, आपको बताना है। दल को, सेना को, राष्ट्र को या नेता को। तो सही उत्तर है फांसीवाद राष्ट्र को अधिक महत्व प्रदान करता है। फांसीवाद राष्ट्र या राज्य, नेता, युद्ध और हिंसा में राष्ट्र या राज्य को अधिक महत्व देता है। तो याद रखिएगा मुसोलिनी का ये कथन था कि प्रत्येक चीज़ राज्य के लिए है, राज्य के विरुद्ध कोई चीज़ नहीं है और राज्य के बाहर भी कोई चीज़ नहीं है। तो फांसीवाद राष्ट्र या राज्य को अधिक महत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। ऑप्शन है जॉर्ज सोरेल, रुडोल्फ जेलेन, मार्टिन हेडेगर या अल्फ्रेडो रोको।
तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्फ्रेडो रोक्को। याद रखिएगा, अल्फ्रेडो रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया है कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, जबकि फांसीवाद संकट में फंसे पूंजीवाद की विचारधारा होने के कारण समाजवाद का सख्त विरोधी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक अभिव्यक्तिवाद के रूप में परीक्षण किया था। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है जे रूसो, एंथोनी डाउन्स, सीबी मैकफर्सन या रॉबर्ट डेहल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, सीबी मैकफर्सन। दोस्तों, सीबी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया। स्वतंत्रता उदारवाद का आधार है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार भी स्वतंत्रता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आदर्शवाद आधारित है किस पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वैचारिक प्रश्न है दोस्तों। विवेक की प्रधानता पर, नैतिकता की प्रधानता पर, विधि की प्रधानता पर या शांति की प्रधानता पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आदर्शवाद नैतिकता की प्रधानता पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि आदर्शवाद के अनुसार राष्ट्रों को अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, क्योंकि आदर्शवाद नैतिकता की प्रधानता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आशक्ति है, यह किसने कहा था, आपको बताना। तो ऑप्शन है बेंथम, टी.एच. ग्रीन, हेराल्ड लास्की या आर.एम. मैकाइवर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हेराल्ड लास्की, ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्की के अनुसार उदारवाद का संबंध किसी समुदाय से कम और मानव स्वभाव से अधिक है। उदारवाद स्वतंत्रता के लिए उत्कट अभिलाषा का द्योतक है। इस प्रकार की प्रबल भावना के लिए दूसरे व्यक्तियों के विचारों के प्रति चाहे वे कितने भी हानिकारक मालूम हो, सहनशीलता और जिज्ञासा के भाव की आवश्यकता है, और ये एक दुर्लभ मानवीय गुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य और सीमित सरकार। तो आप जान लीजिए, उदारवाद दोस्तों प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य और सीमित सरकार से संबंधित है। बुर्जुआ राज्य से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि मैक्स वेबर, दुर्खीम और पैरेटो को राजनीति शास्त्र के किस उपागम से जोड़ा जाता है? तो उत्तर है समाजशास्त्री। दोस्तों, राजनीति विज्ञान में आप जान लीजिए कि राजनीति व्यवहार और संस्थाओं के सामाजिक आधार में अभिरुचि पैदा हुई, और तब से उसमें समाज विज्ञान की संकल्पनाओं और विधियों का प्रयोग को बढ़ावा मिले, जिससे एक नया विषय राजनीति समाज विज्ञान बन गया। और समाजशास्त्र के समर्थकों में मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचल्स, पैरेटो और एमाइल दुर्खीम आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता नहीं है। फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। इसमें जाति सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है, सही है। ये महामानव पूजा और वर्ग विशेष में विश्वास करता है, सही है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फांसीवाद जो है राष्ट्रवाद में विश्वास करता है, न कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद में। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आस्था नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? ग्राहम वालास, लास्की, लीकाक या हाब्स। तो सही उत्तर है ग्राहम वालास। दोस्तों, आधुनिक व्यक्तिवाद के मुख्य समर्थक ग्राहम वालास और नॉर्मन बेलाक हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद परंपरागत व्यक्तिवाद की अपेक्षा समुदायों और संस्थाओं को अधिक महत्व देता है, और राज्यों को अन्य संस्थाओं की भांति एक संस्था मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो आप जानते हैं ये इंग्लैंड में हुई थी 1688 में, और इसमें राजा जेम्स की सत्ता के विरुद्ध क्रांति की गई, जिसमें उसको सत्ता से हटा दिया गया, और इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आप जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से संसद के लोकप्रिय सदन अथवा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है क्या? सकारात्मक भेदभाव, राज्य हस्तक्षेप, स्वीकार्य कार्रवाई या समाज समकरण? तो सही उत्तर है सकारात्मक भेदभाव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुर्तगाल का कब्जा अंतिम रूप से किस वर्ष में समाप्त हुआ था? 1950, 1963, 1947 या 1961? तो सही उत्तर ऑप्शन डी 1961। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत ने दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त करवाया और इसके साथ ही भारत पूर्ण रूप से विदेशी शासन से मुक्त हुआ था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। 9वीं अनुसूची का संबंध पहले संवैधानिक संशोधन से है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से। 11वीं अनुसूची का संबंध 73वें संविधान संशोधन से और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 3, 4, 1 और 2 देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या महारानी का घोषणा पत्र 1858? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी महारानी का घोषणा पत्र। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1858 में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी एक घोषणा पत्र में भारतीयों को आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी और इस घोषणा को भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो उत्तर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी। और दोस्तों राष्ट्रपति को जब कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह पर उसे स्वीकृत करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? आपको बताना है। न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस स्वतंत्र होता है और सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का आवश्यक लक्षण ऑप्शन ए नहीं है, न्यायपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। और आप जान लीजिए कि न्यायपालिका स्वतंत्र और सर्वोच्च होती है और इसमें कार्यपालिका और विधायिका के प्रति वो जवाबदेह नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है किससे? आपको बताना है। लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से, लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय धारणा से, लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है लोकतंत्र की मार्क्सवादी धारणा से संबंधित है, जो है जनवादी लोकतंत्र या पीपुल्स डेमोक्रेसी। और किसान, बुर्जुआ, सर्वहारा आदि वर्गों के लोगों द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के उद्देश्य से नए समाज की स्थापना करना जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें पुस्तक और उसके लेखकों का मिलान करना है। राजनैतिक विकास के चरण, ये केनेथ आर्गेंस्की की बुक है। राजनीतिक विकास के संकट, ये लुशियन पाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राजनैतिक संस्कृति का वर्गीकरण, आमंड और बारबा के द्वारा। और राजनैतिक दलों का वर्गीकरण, ये ला पालाम्बोरा और माइनर बीरर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो 2, 1, 3, 4 देखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजनीति के क्षेत्र को परिभाषित करता है? आपको बताना है। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल इत्यादि तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है। तो उत्तर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द की ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक J.H. हैलेट और क्लेरेंस गिलबर्ट डाग हैं और इसका जो है प्रकाशन 1926 में हुआ था। अन्य लेखकों ने भी इस शीर्षक पर पुस्तकें लिखी हैं जिनमें फ्रेडरिक कैथलीन, एल बारर, A.H. हम्फ्रीज और आर्यन कांस और चार्ल्स रडक्लिफ हैं। तो सही उत्तर इसमें J.H. हैलेट हो जाएगा, ऑप्शन सी।
एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ये किस विचारक का कथन है? तो सही उत्तर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उन्होंने कहा है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत और राजनैतिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है? ग्रीन, बोसांके, कांट या हीगल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांट ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, कांट ने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत और सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्रदान करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद सिद्धांत की व्युत्पत्ति किसके अनुभव से हुई थी? स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस और वेनिस? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 2, स्पार्टा से। दोस्तों, प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का अत्यंत क्लिष्ट समय देखा था। उसने अपनी आंखों से स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। और उसने एथेंस में 30 आतताइयों का दौर और नैतिक आदर्शों का पतन देखा था। और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का विचार किया और इसका समाधान दार्शनिक राजा की अवधारणा के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को आदर्श राज्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है? हाब्स, डेहल, हीगेल और लिंकन? तो सही उत्तर है हाब्स। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांस में देश निर्वासन के दिन बिताते हुए हाब्स ने अपने उस महान कृति की रचना की जो लेवायथन के नाम से जानी जाती है। ये 1651 में प्रकाशित हुई थी। जब ये कृति प्रकाश में आई तब हाब्स राजतंत्रवादियों का विश्वास खो बैठा, जबकि वह निरंकुश शासन का समर्थन था और राजा का उत्सुकतापूर्वक समर्थन करता था। अगला प्रश्न है, जस्टिस शब्द की उत्पत्ति जस से हुई है। जस निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है? तो आप जान लीजिए, जस्टिस या न्याय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिशिया से हुई है और जस्ट का अर्थ होता है जोड़ना। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है? तो ये कथन थ्रेसिमेकस का है। और जब आप प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, तो उस समय आता है कि थ्रेसिमेकस ने माइट इज राइट यानी शक्ति ही सत्य है, इस धारणा का प्रतिपादन, थ्रेसिमेकस के विचारों का खंडन किया है प्लेटो ने। ये कथन थ्रेसिमेकस का है। अगला प्रश्न है, कानून संप्रभु की आज्ञा या आदेश है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन का। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन का कहना है कि कानून संप्रभु का आदेश है और प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, परंपराओं और प्रथाओं को सही मायनों में कानून नहीं कह सकते, क्योंकि यह किसी संप्रभु के आदेश की अभिव्यक्ति नहीं है। और इस प्रकार ऑस्टिन ने अपनी सकारात्मक कानून की धारणा में पूर्व प्रचलित मान्यताओं को कोई स्थान नहीं दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? आपको बताना है महाभियोग के प्रस्ताव पर, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर, अनुच्छेद 52 से संबंधित विधेयक पर या समान मत आने पर। तो आप जानते हैं कि स्पीकर ऐसे तो अब मत नहीं देता है, लेकिन समान मत आने पर वो जो है निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में 2 बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ कौन कौन से शामिल हैं? आपको बताना है। तो इसमें सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद सुनवाई का अधिकार और अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिशंकु संसद का क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो उत्तर है त्रिशंकु संसद, जब संसद में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को त्रिशंकु संसद कहते हैं। और ऐसी स्थिति में गठबंधन अथवा बाहर के समर्थन के माध्यम से सरकार का निर्माण होता है या फिर से चुनाव कराया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है कैसे? संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा। आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा आप जान लीजिए कि जो न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत किस राज्य का वर्णन नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर है तमिलनाडु। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 में तमिलनाडु का वर्णन नहीं है। ये अनुच्छेद महाराष्ट्र, नागालैंड, गुजरात, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के लिए विशेष उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में बजट प्रस्तुति उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। दूसरा है कि महानियंत्रक और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की संसद में प्रस्तुति के उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए, लोक लेखा समिति का कार्य महानियंत्रक या लेखा परीक्षक के द्वारा संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुति के उपरांत उसकी जांच करना है। और ये समिति लोक लेखा समिति या लेखा के औचित्य वैधानिकता की जांच करती है और समिति सरकार की नीति विषयक मुद्दों की आलोचना नहीं करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वो कौन सा वर्ष था? तो ये था 1983। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत 1983 में की गई। 1986 में सरकार ने इसको अपनाना स्वीकार किया और 1987-88 में इसे भारत के विभिन्न विभागों में लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो आप जानते हैं इसमें कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं और केवल ये सदस्य लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो आप जानते हैं वित्त आयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और वित्त आयोग में दोस्तों 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े व्यक्ति कौन है? न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया, न्यायमूर्ति आर्यन मिश्र या न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े? तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, न्यायमूर्ति PN भगवती। दोस्तों भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति PN भगवती पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े हैं और भारत में PIL अथवा जनहित याचिका के जन्मदाता PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सभी न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। दोस्तों आप जान लीजिए, भारत में जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग उच्च और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य, दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का कार्य नहीं है। और राज्यों के बीच और राज्यों तथा केंद्र के बीच विवादों का निपटारा करना। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को कहाँ से या किस संविधान से ग्रहित किया गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जर्मनी के वाइमर संविधान से। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं उसे जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का प्रावधान फ्रांस के संविधान से, गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता आदर्श के विचार ग्रहण किए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो ये है 243D। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243D के अंतर्गत पंचायती राज अधिनियम में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखिए, आसान सा प्रश्न है भारतीय राज्य व्यवस्था से कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 59, 60, 61 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? आप देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजभाषा आयोग, रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से संवैधानिक निकाय हैं? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग सांविधिक निकाय हैं, जबकि राजभाषा आयोग 7 जून 1955 को स्थापित किया गया। ये अनुच्छेद 344 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। तो केवल 2। तो यहाँ पर देखिए कौन से संवैधानिक निकाय हैं पूछा गया है। तो केवल राजभाषा आयोग संवैधानिक निकाय है, केवल और केवल 2। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प इसमें से ऐसा नहीं दिया गया है, केवल 2। और यहाँ पर अगर पूछता कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रेलवे बोर्ड और परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी 1, 3, 4 जो हैं ये सांविधिक निकाय होंगे, न कि संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट कौन था? तो उत्तर है एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सदन का सदस्य हुए बिना सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना सदन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण करता है। लेकिन जिस किसी अवधि के लिए उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राष्ट्रपति के कृत्यों का विनिश्चय करता है। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो आप जान लीजिए, निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा संसद के किसी भी सदस्य की अर्हता या निर्भरता से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 103 के अनुसार यदि ये प्रश्न उठता है कि संसद के सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा, उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या उल्लिखित है?
तो ये है अनुच्छेद 131। दोस्तों अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, एक तरफ भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्य या राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच जो है विवादों का निपटारा करता है और ये उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है, तो आप जान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो है नियुक्त करता है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है कहाँ पर, यूएसए में, चीन में, इंग्लैंड में या फ्रांस में, तो सही उत्तर है यूएसए में पाई जाती है। यूएसए में संविधान संक्षिप्त होने के कारण संविधान की व्याख्या का जो स्वरूप है मूल रूप से न्यायाधीशों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यूएसए के संविधान में न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है। अगला प्रश्न है संसद का सदस्य है उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है किसी सदस्य का यदि वह सदन के बिना अनुज्ञा के कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो उत्तर है 60 दिन। दोस्तों सामान्य रूप से भारत में जो है संसद का कोई सदस्य यदि 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप कैसा है, एक सदस्यीय, द्विसदस्यीय, त्रिसदस्यीय या 4 सदस्यीय, तो सही उत्तर है एक सदस्यीय। भारत में लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का स्वरूप एक सदस्यीय है और चुनाव के लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों के संबंध में कौन एक असत्य है। पहला है कि अध्यक्ष संसदीय दलों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय करता है, वह वित्तीय मामलों का निर्धारण करता है, वह विशेषाधिकार हनन से जुड़े मामले का निर्धारण करता है और दल बदल के आधार पर एक सदस्य की अयोग्यता से संबंधित उसे कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए असत्य कथन है अध्यक्ष संसदीय दलों की मान्यता संबंधी दिशा निर्देश तय करता है। दोस्तों सामान्य रूप से भारत में अध्यक्ष की स्थिति लगभग वैसी है जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की है, वह लोकसभा का प्रमुख है, उसका मुख्य उत्तरदायित्व सदन का कार्य शांत और व्यवस्थित ढंग से चलाना है। सदन के भीतर और सदन से संबंध रखने वाले मामलों में अंतिम प्राधिकार उसी का होता है और अध्यक्ष राजनीतिक रूप से तटस्थ होता है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, लास्की, वान गियर्के, बोंदा और मैकाइवर, तो सही उत्तर है ऑटो वान गियर्क। दोस्तों संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सबसे पहले जर्मन लेखक गियर्के और ब्रिटिश लेखक मेटलैंड और फिगिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन नागरिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें राज्य शक्ति एक स्थान पर केंद्रित नहीं थी और जहां समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त होता था। तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत सबसे पहले ऑटो वान गियर्के और मेटलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के कुल 62 प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।